ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं विभास चंद्र वर्मा। आज हम लोग समकालीन साहित्य चिंतन के अंतर्गत रेमंड विलियम्स की साहित्य दृष्टि के बारे में बात करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप रेमंड विलियम्स का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय जान सकेंगे, साहित्य और आलोचना संबंधी उनकी मान्यताओं से परिचित हो सकेंगे, संस्कृति और साहित्य के संबंध पर उनकी धारणा का परिचय जान सकेंगे, अनुभूति की संरचना संबंधी उनकी मान्यता जान सकेंगे, सांस्कृतिक भौतिकवाद की उनकी क्या धारणा है यह जान सकेंगे और भाषा संबंधी उनकी धारणा जान सकेंगे। रेमंड विलियम्स का जन्म सन 1921 में वेल्स, इंग्लैंड में एक मजदूर परिवार में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1988 में हुई। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की और बाद में इसी विश्वविद्यालय में मॉडर्न ड्रामा के प्रोफेसर नियुक्त हुए। उनकी पढ़ाई के दौरान दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था, जिसमें वे ब्रिटेन की सेना में भी रहे और उसके बाद सेना में अपनी सेवाएं खत्म करने के बाद अपनी डिग्री पूरी की और काफ़ी समय तक वयस्क शिक्षा कार्यक्रम से जुड़े रहे, जिसके बाद फिर वे कैम्ब्रिज में प्रोफेसर नियुक्त हुए। उन्होंने जन माध्यमों को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। सांस्कृतिक अध्ययन के अनुशासन के निर्माण की शुरुआत ही उनके लेखन से मानी जाती है। उनके लेखन और चिंतन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। वे एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार और नाटककार भी थे। दरअसल वे साहित्य के ऐसे सिद्धांतकार थे जिसने उपन्यास भी लिखे, नाटकों के ऐसे इतिहासकार थे जो स्वयं नाटककार था, टेलीविजन और जन माध्यमों के ऐसे टिप्पणीकार थे जिसने इन माध्यमों का खुद काफी उपयोग किया था। टेरी गल्टन के अनुसार उनके काम को किसी एक नाम में बांधा नहीं जा सकता। यह मात्र समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, साहित्यालोचन या राजनैतिक सिद्धांत नहीं है और यह उतना ही रचनात्मक या कल्पनाशील है जितना अकादमिक कार्य है। मार्क्सवादी आलोचक होने के साथ इनकी धारणाओं पर एफ.आर. लेविस और उनके स्क्रूटनी संप्रदाय का भी असर देखा जा सकता है। इनकी प्रमुख कृतियों में रीडिंग एंड क्रिटिसिज्म, ड्रामा फ्रॉम इब्सन टू इलियट, कल्चर एंड सोसाइटी 1780 से 1950, द लॉन्ग रिवॉल्यूशन, मॉडर्न ट्रेजेडी, द इंग्लिश नॉवेल फ्रॉम डिकेंस टू लॉरेंस, द कंट्री एंड द सिटी, टेलीविजन, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल फॉर्म, की वर्ड्स, अ वोकैबुलरी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर जैसी कई कृतियां हैं। इनके दो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं, बॉर्डर कंट्री और सेकेंड जनरेशन। अब हम रेमंड विलियम्स की साहित्य, आलोचना और संस्कृति के संबंध में विचारों के बारे में जानेंगे। दरअसल रेमंड विलियम्स ने साहित्य या ऐसे जो सांस्कृतिक रूप हैं उनको अलग थलग साहित्य सौंदर्य शास्त्रीय प्रक्रम के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे एक ऐसी गहरी सामाजिक प्रक्रिया के तौर पर समझने का यत्न किया जिसमें लेखकीय विचारधारा, संस्थानात्मक गतिविधियां या सौंदर्य शास्त्रीय या फिर सामान्य रूपों की श्रृंखला संबंधित रहती है। दरअसल विलियम्स के यहाँ प्रक्रिया और संबंध बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। उन्होंने प्रक्रिया और संबंध को काफी महत्व दिया है और इसी कारण कई बार उन्होंने अपने विचारों को सुधारा या विकसित भी किया है। रेमंड विलियम्स आरंभ में अंग्रेजी आलोचना की मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट और एफ.आर. लेविस की साहित्यिक परंपरा के अंदर, लेकिन उससे संघर्ष भी करते हुए दिखते हैं। साथ ही वे तीसरे चौथे दशक के ब्रिटिश मार्क्सवादियों की साहित्यिक आलोचना को खारिज करते हैं। उन्होंने तत्कालीन मार्क्सवादी आलोचना के वैज्ञानिकतावाद या साइंटिज्म या यांत्रिकता को अस्वीकार किया। यह यांत्रिकता साहित्य की अधिरचना आधार वाली प्रक्रिया, यानी साहित्य को अधिरचना और समाज की आर्थिक प्रक्रिया को आधार मान करके साहित्य की व्याख्या करती थी। विलियम्स के अनुसार यह तरीका न सिर्फ जड़ है बल्कि निर्धारणात्मक भी है। इस प्रविधि में साहित्य की वास्तविक प्रकृति छूट जाती है जो जीवन के व्यापक अनुभव, डिटेल्ड एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग में रहती है, जिसको साहित्य मूर्त करता है। उनका यह विचार लेविस की मान्यताओं के करीब था। विलियम्स लेविस के विचार से अधिक अनुभव को महत्व देने, साहित्यिक रूपों और रचनाओं और प्रवृत्तियों की पहचान पर बल देने से भी प्रभावित थे। साथ ही वे यह भी मानते थे कि साहित्यिक कृतियों में मूल्यवत्ता होती है, उनमें मूल्य होता है, अतः उनका विश्लेषण मूल्य निरपेक्ष तरीके से नहीं किया जा सकता। लेकिन रेमंड विलियम्स ने
लेविस के साथ आर्नोल्ड और इलियट की अभिजात धारणाओं को भी स्वीकार नहीं किया। साथ ही वे इनके लेखन में निहित अतीत प्रेम और निराशावाद से भी सहमत नहीं थे। लेविस और उनके स्क्रूटनी संप्रदाय का यह मत था कि जो मास सोसाइटी आ रही है उससे समाज के नैतिक और सांस्कृतिक ताने बाने को खतरा है और साहित्य की महान परंपरा ही लोकतांत्रिक क्षरण की इस आंधी को रोक सकती है और इस आंधी को रोकने में साहित्यिक आलोचक की भूमिका अहम है। संस्कृति की इन अभिजात अवधारणाओं के उलट विलियम्स ने कहा कि संस्कृति मामूली या साधारण होती है, कल्चर इज ऑर्डिनरी। उन्होंने कहा कि संस्कृति केवल बौद्धिक या कल्पनाशील कृतियों का समुच्चय नहीं है, बल्कि वह वस्तुतः जीवन की संपूर्ण पद्धति है, होल वे ऑफ लाइफ है। उन्होंने साहित्यिक कृतियों के अध्ययन के प्रसंग में बूर्जुआ और श्रमिक यानी उच्च और निम्न इस आधार पर संस्कृतियों के अंतर को गौण कहा और कहा कि इनकी जटिलता का कारण वे समान तत्व हैं जो एक समान भाषा में होने के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी ये दोनों तरह की संस्कृतियां, उच्च संस्कृति या निम्न संस्कृति, एक ही भाषा का प्रयोग करती हैं, इसीलिए यह अंतर इतना सरल नहीं है। उनके अनुसार अंतर देखा जाना चाहिए तो जीवन पद्धति में देखा जाना चाहिए और जीवन पद्धति का यह अंतर मात्र आवास, पहनावा, अवकाश बिताने की पद्धति जैसे तत्वों तक सीमित नहीं है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें ये सारे तत्व समरूप हो ही जाते हैं। निर्णायक अंतर सामाजिक संबंधों की प्रकृति के विचारों के बारे में है कि सामाजिक संबंधों के बारे में किस वर्ग की प्रकृति, सामाजिक संबंधों की प्रकृति के बारे में किस वर्ग के विचार कैसे हैं। संस्कृति को महज कुछ विचारों या यांत्रिक आविष्कारों तक सीमित करके समझने के बजाय जीवन की संरचना के रूप में समझना चाहिए। विलियम्स संस्कृति को एक प्रक्रिया के रूप में समझने पर बल देते हैं जो आम लोगों की दैनिक अंतःक्रियाओं या संपूर्ण जीवन पद्धति के अंतर्गत मूल्यों और अर्थों के विनिमय और विस्तार में निहित होती है। रेमंड विलियम्स सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए अनुभूति की संरचना पद का प्रयोग करते हैं। अनुभूति की संरचना, रेमंड विलियम्स ने यह पद सबसे पहले अपनी किताब प्रीफेस टू फिल्म्स में प्रस्तुत किया था। यह पद नाटक की जो रूढ़ियां या कन्वेंशंस होते हैं और उनका लेखन यानी उसकी जो स्क्रिप्ट होती है उसमें संबंध बताने के लिए प्रयुक्त हुआ था। विलियम्स के अनुसार नाटक एक भौतिक गतिविधि है जिसमें लेखन का मुद्दा नाट्यालेख या पटकथा के तौर पर जुड़ा रहता है। किसी समुदाय के तमाम उत्पाद तत्वतः संबंधित रहते हैं, लेकिन उनके संबंध के प्रकार का वर्णन मुश्किल होता है। ये तत्व अलग अलग पहचाने जा सकते हैं, लेकिन जीवन की प्रक्रिया में ये जिस मिश्रित या संबंधित अवस्था में होते हैं वह एक जटिल संरचना के अविभाज्य अवयव की तरह होती है। रचना या कला में इसी समग्रता के प्रभाव या प्रभावी अनुभूति की संरचना को अभिव्यक्त या मूर्त किया जाता है, जो किसी युग का पूर्ण या सामान्य अनुभव है। उदाहरण के तौर पर नाट्य रूढ़ियां अनुभूति की इसी संरचना का अंश होती हैं और युग के बदलाव के साथ नई अनुभूति की संरचना नई नाट्य रूढ़ियों के निर्माण की आवश्यकता तैयार करती है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक नाट्य रूढ़ि, हम मान लेते हैं कि कोई चादर ओढ़ लेने पर दर्शक मान लेंगे कि मंच का यह पात्र अदृश्य है। यह एक स्वीकृत नाट्य रूढ़ि है, लेकिन इसी समय जब कोई नाटककार इस रूढ़ि का प्रयोग करता है कि पात्रों में से एक दर्शकों से सीधे संबोधित होकर के उनसे बात करने लगता है, तो यह लोगों को अलग सा लगता है। यह एक नई नाट्य रूढ़ि आती है, यह एक नई अनुभूति की संरचना का अंग होती है। यानी युग के बदलाव के साथ नई अनुभूति की संरचना नई नाट्य रूढ़ियों के निर्माण की आवश्यकता तैयार करती है। वस्तुतः नई नाट्य रूढ़ियां महज मंच या तकनीक की सुविधा का मसला नहीं है। रूढ़ियों का परिवर्तन कहीं न कहीं सामाजिक चेतना में आते बदलावों की वजह से होता है। विलियम्स के अनुसार ये कारगर परिवर्तन तब संभव होते हैं जब इन परिवर्तनों को स्वीकार करने की निहित आकांक्षा कहीं न कहीं होती है, कम से कम समाज के उन समूहों में जिन समूहों से नाटककार अपना संबल पाता है।
अनुभूति की संरचना का उपयोग विलियम्स ने उपन्यासों के अपने अध्ययन में भी किया है। 19वीं सदी के कुछ उपन्यासों का विश्लेषण करते हुए औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बदलते ब्रिटेन के समाज और उसकी चेतना को उन्होंने स्पष्ट किया है। एलिजाबेथ गास्केल, चार्ल्स डिकेंस और जॉर्ज एलियट के उपन्यासों का विवेचन करते हुए उन्होंने पाया कि इस युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकारों ने बढ़ते हुए पूंजीवाद के दुष्प्रभावों की आलोचना की है, लेकिन इस आलोचना से अधिक महत्वपूर्ण उन उपन्यासों से उभर कर सामने आने वाली अनुभूति की संरचना है। जैसे कि उन उपन्यासों में पूंजीवाद की बुराइयों की पहचान है, उसकी आलोचना भी है, लेकिन पूंजीवाद से पीड़ित जनसमुदाय के साथ उपन्यास में सहानुभूति वहां संघर्ष और कर्म की प्रेरणा नहीं देती है, बल्कि उनसे अलग होकर आत्मलीन होने की स्थिति की ओर ले जाती है। अनुभूति की यह संरचना रचना के स्तर पर उस संतुलन में दिखती है जिसमें एक ओर बुराई की पहचान है और दूसरी ओर उस बुराई से लड़ने से बचने की कोशिश। उन्होंने उपन्यास को एक ऐसा साहित्य रूप माना जिसके माध्यम से मनुष्य अभिव्यक्ति के नए नए रूपों और भाषा की नई भंगिमाओं के सहारे नए अनुभवों की पहचान करता है। मानवीय संबंधों और भावनाओं की दुनिया में सामाजिक परिवर्तनों की पुनर्रचना करते हुए उन पर विजय पाना चाहता है। उपन्यास संबंधी अपने विवेचन द इंग्लिश नॉवल फ्रॉम डिकेंस टू लॉरेंस में उन्होंने कहा है कि यथार्थवादी उपन्यास की रचना के लिए सच्चा समुदाय चाहिए। समुदाय से उनका आशय एक ऐसे मानव समूह से है जिसमें व्यक्ति केवल काम या भिन्नता या परिवार के माध्यम से ही न जुड़े हों, बल्कि उनमें अनेक स्तरों पर जुड़ाव हो। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक काल में अब ऐसे सच्चे समुदाय नहीं हैं, इसलिए अब वैसे उपन्यास नहीं लिखे जा सकते। इसका यह अर्थ नहीं कि आधुनिक युग के उपन्यास बेहतर नहीं है या कि निकृष्ट है, बल्कि यह कि आधुनिक काल के उपन्यास 19वीं सदी के उपन्यासों से भिन्न होंगे। उपन्यास के अध्ययन में उन्होंने ज्ञेय समुदाय और अज्ञेय समुदाय, नोएबल कम्युनिटी और अननोएबल कम्युनिटी पदों का भी प्रयोग किया। उपन्यासकार लोगों और उनके संबंधों को बोधगम्य और संप्रेषणीय तरीकों से दिखाता है। इस प्रकार ज्यादातर उपन्यास ज्ञेय समुदाय होते हैं, नोएबल कम्युनिटी होते हैं। लेकिन ज्ञेयता सिर्फ वर्ण का मसला नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट का मसला नहीं है, उस चीज का मसला नहीं है कि क्या लिखा जा रहा है। यह वर्णनकार यानी सब्जेक्ट या पर्यवेक्षक का भी कर्म है कि वह किस चीज को जानना आवश्यक समझता है और उसके लिए क्या चीज जानना वांछित है। यानी ये समुदाय प्रकट तथ्यों के साथ चेतना का भी विषय है। यह जितना उपन्यास का विषय है उतना ही उपन्यासकार का भी विषय है। रेमंड विलियम्स ने अनुभूति की संरचना की अपनी धारणा को लुसिया गोल्डमान की विश्व दृष्टि या अल्थुज़र की विचारधारा की धारणा से थोड़ा भिन्न बताया। उन्होंने कहा कि ये धारणाएं अपेक्षितया अधिक व्यवस्थित धारणाएं हैं। अनुभूति से उनका आशय वे मूल्य और अर्थ हैं जिन्हें वस्तुतः जिया या महसूस किया जाता है तथा उनके तथा संगठित विश्वासों मान्यताओं से संबंध जो होते हैं वो व्यवहार में बहुत अस्थिर प्रकृति के होते हैं। विलियम्स चेतना और संबंधों को स्पंदित करने वाले उन विशिष्ट तत्वों की बात कर रहे थे जो आवेग, संयम या लहजों के अभिलक्षक तत्व होते हैं। वे विचार बनाम अनुभूति की या विचार के अनुभूत होने की विचार बनाम अनुभूति की बात न कहकर उस क्षण की बात कर रहे थे जहां विचार अनुभूत होने लगता है या अनुभूति स्वयं विचार बन जाती है। इसे वर्तमान यानी जीवित और अंतः संबंधित निरंतरता, उस वर्तमान की व्यावहारिक चेतना भी कह सकते हैं। इसे संरचना के तौर पर देखा जाना ऐसे विशिष्ट और आंतरिक संबंधों के समुच्चय के रूप में देखना है जो परस्पर गुथे भी हों और एक तनाव भी हो। यानी संरचना एक ऐसा समुच्चय है जिसमें अलग और आंतरिक संबंध जो है वह एक खास तरीके से आपस में जुड़े भी रहते हैं लेकिन परस्पर तनाव में भी रहते हैं। रेमंड विलियम्स ने इस बात पर बल दिया कि अनुभूति की संरचना को पाठ के विश्लेषण में ही पाया जा सकता है। विलियम्स ने इस धारणा को अपनी पुस्तक द लॉन्ग रिवॉल्यूशन में और भी विकसित किया। दरअसल विलियम्स की इस धारणा पर E.P. थॉम्सन जैसे कई लोगों ने यह आपत्ति की
कि यह एक तरह से वर्ग संघर्ष को नजरअंदाज कर देती है और एक तरह के आवयविक समाज की ओर इसका संकेत है। विलियम्स ने इस धारणा को में जो समग्रता का बोध था, टोटलिटी का बोध था, उसकी जगह उन्होंने हेगेमनी की बात की, वर्चस्व की बात की। लेकिन विलियम का वर्चस्व की धारणा ग्रामशी के वर्चस्व की धारणा से थोड़ी अलग थी। विलियम वर्चस्व को मान्यताओं, अर्थ और मूल्यों की औपचारिक व्यवस्था के रूप में न देखकर सामाजिक प्रक्रिया के तौर पर देखते हैं। इसमें उस सत्ता का तत्व तो है, पर विलियम्स का बल इसके दैनंदिन व्यवहार पर था। इस दैनिक संस्कृति में प्रभुत्व और अधीनता के तत्व होते हैं, लेकिन वर्चस्व संपूर्ण व्यवस्था या विचारधारा नहीं है, टोटल सिस्टम नहीं है। इसमें प्रभुत्व और अधीनता के संबंध कई अलग अलग विविध ठोस संबंधों और प्रक्रियाओं के साथ होते हैं या उनके अंग बनकर जुड़े होते हैं। अनुभूति की संरचना की नई अवधारणा में नए परिवर्तित सांस्कृतिक प्रथा के आविर्भाव के पहले के क्षण का अध्ययन होता है। जो कन्वेंशंस, सामाजिक कन्वेंशंस या प्रथाएं होती हैं, वह अधीनता और प्रभुत्व की डायनेमिक्स में ही रूप ग्रहण करती हैं। विलियम्स ने एक ओर जहां उच्च संस्कृति और साधारण अनुभव के बीच के विरोध का विखंडन किया, वहीं आर्थिक प्रक्रियाओं द्वारा संस्कृति के निर्धारण के बेस और स्ट्रक्चर के जड़ या वल्गर मार्क्सवादी मॉडल को खारिज करते हुए एक ऐसा मॉडल प्रस्तावित किया जो सभी सामाजिक स्तर पर आपस में अंतःक्रिया करता है। इनके बीच अधिक गूढ़ संबंध एक अनौपचारिक सामाजिक संजाल का है, जिसको विलियम्स बनावट या फॉर्मेशन कहते हैं। किसी भी ऐतिहासिक विश्लेषण में उसकी बनावट में अवशिष्ट यानी रेसिडुअल संस्कृतियों की कारगर उपस्थिति के साथ इमर्जेंट आविर्भावी संस्कृति की निशानदेही भी आवश्यक है। दोनों में कोई भी प्रभुत्वशाली हो सकता है, प्रतिरोधी हो सकता है, या दोनों वैकल्पिक हो सकते हैं। यानी एक समय में अनुभूति की संरचना में यह पहचान जरूरी है कि इसमें जिस अनुभूति की संरचना हो रही है वह अवशिष्ट संस्कृति की निशानी है या आविर्भावी संस्कृति की निशानी है। उस समय प्रभुत्वशाली अनुभूति की संरचना क्या है। द लॉन्ग रिवॉल्यूशन में विलियम्स ने जो ऐतिहासिक विश्लेषण किया, इसी के आधार पर उन्होंने शिक्षा का सामाजिक इतिहास, रीडिंग पब्लिक या पाठक वर्ग या प्रेस के इतिहास या उसके अध्ययन का एक पथ प्रदर्शक कार्य किया, जिसके कारण यह किताब सांस्कृतिक अध्ययन का आधार ग्रंथ मानी जाती है। रेमंड विलियम्स ने मार्क्सवाद के आधार अधिरचना के मॉडल को खारिज किया और अपने सिद्धांत को, लेकिन उन्होंने मार्क्सवाद की ऐतिहासिक भौतिकवाद की परंपरा से जोड़ते हुए उसे सांस्कृतिक भौतिकवाद का नाम दिया। उन्होंने संस्कृति के ऐतिहासिक तथा भौतिकवादी परीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। विलियम्स के अनुसार संस्कृति भी भौतिक उत्पादन का ही एक रूप है। इसे सामाजिक भौतिक प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। वे कह चुके थे कि संस्कृति मामूली होती है, साधारण होती है। तो संस्कृति, उनके हिसाब से संस्कृति या संप्रेषण सामाजिक समग्रता के गौण तत्व नहीं बल्कि प्राथमिक घटक है, जो सामाजिक व्यवस्था के विकास और रखरखाव का प्रतिबिंबन ही नहीं करते हैं बल्कि उसे गठित भी करते हैं। इस प्रकार संस्कृति एक भौतिक सामाजिक गतिविधि है, वह भौतिक जीवन प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। इसे पुनरुत्पादन के तौर पर नहीं समझा जा सकता। राजनीतिक व्यवहारों, आर्थिक व्यवहारों और अन्य सामाजिक व्यवहारों की तरह संस्कृति भी सामाजिक जगत को परिभाषित और व्याख्यायित करने का महत्वपूर्ण तत्व है। यानी सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज की दूसरी प्रक्रियाओं से प्रभावित भी होती है और उन्हें प्रभावित भी करती है। इस कारण संस्कृति के विवेचन में सांस्कृतिक प्रक्रिया के परिणामों और प्रभावों की जगह उनके उत्पादन की प्रक्रियाओं, व्यवहारों, साधनों और परिस्थिति की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। विलियम्स के शब्दों में संस्कृति के सिद्धांत का सर्वोत्तम रूप तब सामने आता है जब वह ऐतिहासिक रूप से विकसित विभिन्न प्रकार की मानवीय क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है और ऐतिहासिक स्थितियों के बीच उन संबंधों के गतिशील और विशिष्ट रूप की खोज करता रहता है। सांस्कृतिक परिस्थितियां स्वयं व्यवहार के माध्यम से बदलती रहती हैं
और उनमें नए नए परिवर्तन की संभावनाएं भी छिपी रहती हैं। संस्कृति का कोई भी सिद्धांत संबंधों के विशिष्ट परिवर्तनशील स्वरूप की व्याख्या का सिद्धांत बनकर ही महत्वपूर्ण हो सकता है, न कि एक और विभिन्न कला व्यवहारों को समेटने का प्रयास करने वाला अमूर्तन पर आधारित कला सिद्धांत, या दूसरी ओर उसके विकल्प के रूप में एक सर्वग्रासी समाज सिद्धांत। संस्कृति को अवशिष्ट, प्रभुत्वशाली और आविर्भावी तत्वों की गतिकी में देखने के कारण ही किसी भी युग की कृति में हास्याकृत और विध्वंसकारी तत्वों की पहचान के साथ उसकी जटिल समग्रता की खोज की जा सकती है। इससे यह पहचाना जा सकता है कि हर पराधीनता के इतिहास में प्रतिरोध का इतिहास भी निहित होता है, और यह भी कि प्रतिरोध सदैव पराधीनता का चिन्ह या प्रमाण नहीं होता, बल्कि यह भिन्नता का भी अमिट चिन्ह होता है, जो सत्ता के द्वारा परिवर्तन का दरवाजा बंद करने को रोकता है। विलियम्स के अनुसार यह पद्धति इस बात को भी खोज सकती है कि विभिन्न युगों में वर्ग संघर्ष को किस तरह से रोका या संभाल लिया गया। रेमंड विलियम्स की पूरे कृतित्व में भाषा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके अनुसार भाषा भौतिक है, और भाषा की भौतिकता दो सिद्धांतों से तय होती है। पहली, भाषा ऐतिहासिक होती है, और दूसरी यह कि ये एक व्यावहारिक संगठन कर्त्री कॉन्स्टिट्यूटिव गतिविधि है, संस्कृति की संरचना करने वाला रूप है। भाषा शुद्ध माध्यम नहीं है जिसके द्वारा सिर्फ सामाजिक यथार्थ या अनुभव प्रवाहित होता है, बल्कि भाषा सामाजिक साझेदारी और पारस्परिक गतिविधि है जो सक्रिय संबंधों में निहित होती है। और यदि यह माध्यम भी है तो तटस्थ या मूल्य निरपेक्ष माध्यम नहीं है। यह स्वयं में सामाजिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक संघर्षों का मूर्त रूप है। भाषा सामाजिक प्रक्रियाओं की भौतिक सामग्री है। ईगल्टन के अनुसार भाषा आजीवन रेमंड विलियम्स की बौद्धिक धुन बनी रही। शब्द उनके लिए घनीभूत सामाजिक व्यवहार, ऐतिहासिक संघर्षों के मुकाम और राजनीतिक विवेक या प्रभुत्व के कोष थे। इसीलिए हम पाते हैं कि विलियम्स की विश्लेषण पद्धति में बीज शब्दों की अवधारणा बहुत अहम है। इसे उनकी पुस्तक कल्चर एंड सोसाइटी से ही पाया जा सकता है उनके लेखन में। इसके परिशिष्ट को संवर्धित करके ही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कीवर्ड्स का निर्माण किया। कीवर्ड्स या बीज शब्द उनके लिए अनुसंधान की पद्धति होने के साथ साथ अपने तर्क के संगठन का जरिया भी है। इन शब्दों के विवेचन में भले ही भाषा या विचारों का विवेचन दिखता है, लेकिन दरअसल उसमें ब्रिटेन की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का इतिहास समाहित है। रेमंड विलियम्स 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण ब्रिटिश विचारकों में गिने जाते हैं। उनके चिंतन में संस्कृति और संस्कृति में भी साहित्य केंद्रीय तत्व रहा है। साहित्य को वे सामाजिक उत्पादन की प्रक्रिया का अंग मानते हैं और उस प्रक्रिया को प्रतिबिंब या पुनरुत्पादन के तौर पर नहीं देखते। दरअसल विलियम्स का सारा लेखन इतना अंतर संबंधित है कि उसको किसी भी एक ढांचे में बांध कर रखना मुश्किल है। उनको सांस्कृतिक अध्ययनकर्ता के रूप में देखा गया है, लेकिन संस्कृति उनके लिए बहुत ही जैसा उन्होंने खुद कहा है, होल वे ऑफ लाइफ है। विलियम राजनीति पर बात करते हुए भी बीज शब्दों की बात करते हैं, और शब्द में निहित जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की पूरी पूंजी होती है उसका विश्लेषण करते हुए भी राजनीतिक तत्वों की बात करते हैं। वे शब्दों के अंदर निहित ऐतिहासिक और विचारधारात्मक जटिलता को उद्घाटित करते हैं और उसके माध्यम से सामाजिक प्रक्रिया के रूप में साहित्य को देखते रहे हैं। इसीलिए उनके निष्कर्ष में कभी भी साहित्य गौण नहीं रहा है। वह साहित्य की साहित्येतर चीजों से व्याख्या करने को गलत मानते हैं, और इसीलिए उन्होंने आरंभ में पुराने मार्क्सवादी मॉडल का विरोध किया था। लेकिन इसके साथ साथ वो साहित्य को एक विशिष्ट और अभिजात प्रक्रिया भी नहीं मानते हैं। वह साहित्य को या सांस्कृतिक तमाम रूपों को आम लोगों की दैनिक गतिविधि का अंग मानते हैं। इसीलिए उनके अनुसार साहित्य में संस्कृति की पहचान अनुभूति की संरचना के रूप में की जा सकती है। अनुभूति जो एक बहुत ही तात्कालिक स्वरूप है,
उन्होंने कहा था इसे अनुभव की संरचना भी कहा जा सकता है, लेकिन अनुभव में जो एक व्यतीत होने का बोध अनुभव शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, इस कारण वो अनुभव की जगह अनुभूति को रखना पसंद करते हैं। अनुभूति में एक तात्कालिकता है, अस्थिरता है और एक परिवर्तनशीलता की भावना है। तो उस अनुभूति की संरचना पाठ के रूप में मौजूद होती है। संरचना शब्द उनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि संरचना भी एक जड़ व्यवस्था नहीं है। संरचना में भी एक तरह की डायनेमिक्स, एक तरह की गतिकी है। संरचना में एक तरफ उसके तमाम अवयव आपस में संबंधित भी रहते हैं और एक तनाव की स्थिति में रहते हैं। यही तनाव और संबंध का रूप उनको एक खास ढांचे में बांधता है और इसी संरचना को पहचानते हुए किसी भी कारण किसी काल में विशिष्ट जो संस्कृति के अलग अलग अनुभव के रूप जो है, अनुभूति के रूप, उसमें कौन सा रूप अवशिष्ट है, कौन सा आविर्भावी है, कौन सा प्रभावी है और कौन सा वैकल्पिक है, इस सांस्कृतिक रूप की पहचान की जा सकती है। उन्होंने नाटक, कविता, उपन्यास इन सब का ऐतिहासिक विश्लेषण किया और इन सब को संस्कृति के विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के तौर पर देखा। उनके कार्यों की प्रेरणा से ही सांस्कृतिक अध्ययन की शुरुआत हुई। उन्होंने अपनी पद्धति को सांस्कृतिक भौतिकवाद कहा और संस्कृति को समाज की भौतिक प्रक्रिया से जुड़ा बताया। भाषा को भी वे इसी भौतिक प्रक्रिया का अंग मानते थे। दरअसल विलियम्स ब्रिटेन के ऐसे मार्क्सवादी थे जिनके लेखन में, जिनकी साहित्य दृष्टि में हमें पश्चिमी मार्क्सवाद के तमाम चिंतक हैं, उन सब के कार्यों की झलक मिलती है। चाहे वह लुकाच हों, जिनकी समग्रता की धारणा का उन्होंने उपयोग किया, चाहे ग्रामशी हों, जिनकी हेगेमनी की धारणा का उपयोग किया, चाहे गोल्डमान की विश्व दृष्टि की धारणा हो या फिर अल्थुजर की विचारधारा की धारणा हो। विलियम्स ने इन सब से कुछ न कुछ लिया है, लेकिन इन सब को ज्यों का त्यों नहीं लिया है। इन सब को उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और अपनी प्रक्रिया के अनुसार उसको प्रक्रिया और संबंधों में देख करके अपनी एक धारणा व्यक्त की है। इसीलिए रेमंड विलियम्स को ब्रिटेन का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या साहित्यिक चिंतक कई लोग इस मानते हैं। अपने ऐतिहासिक विश्लेषण में अवशिष्ट या आविर्भावी संस्कृतियों की पहचान के दौरान विलियम्स ने जो ऐतिहासिक विश्लेषण किया, उसमें कई तरह की चीज़ों पर पहली बार सक्रिय रूप से काम हुआ। उन्होंने शिक्षा के सामाजिक इतिहास पर बात की। उन्होंने दरअसल साहित्य की श्रेणी के महत्वपूर्ण हो जाने की बात की। उन्होंने यह देखा कि साहित्य एक श्रेणी के रूप में या साहित्य का जो वर्तमान रूप है वह इतिहास के खास दौर में महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने रीडिंग पब्लिक यानी पाठक वर्ग का भी अध्ययन किया इंग्लैंड में, द ग्रोथ ऑफ रीडिंग पब्लिक। हालांकि इससे पहले क्वीनी लिविस इस पर काम कर चुकी थी, लेकिन विलियम ने उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस के विकास पर भी, पॉपुलर प्रेस के विकास पर भी काम किया। तो शिक्षा का सामाजिक इतिहास, साहित्य की श्रेणी के बारे में बताना, रीडिंग पब्लिक के बारे में बताना, पॉपुलर प्रेस के बारे में बताना, इन सब चीज़ों को मिला करके ही सांस्कृतिक अध्ययन, हालांकि विलियम्स के समय में यह एक अध्ययन की शाखा बनी नहीं थी, लेकिन इसी काम को आधार बना करके सांस्कृतिक अध्ययन नाम के एक अनुशासन की शुरुआत होती है और उनकी पुस्तक लॉन्ग रिवॉल्यूशन इसका आधार ग्रंथ मानी जाती है। उनके बहुत सारे अनुयायी उन्हीं के बताए तरीके से सांस्कृतिक अध्ययन की शुरुआत करते हैं, जिसमें सिर्फ संस्कृति ही नहीं, संस्कृति जिस वर्ग से संबंधित है उस वर्ग का अध्ययन, उस वर्ग में क्या आविर्भावी है, कौन सी प्रवृत्तियां, कौन से अवशिष्ट प्रवृत्तियां हैं, उनका अध्ययन, यह सब शामिल है। शेक्सपियर और खासतौर पर रेनेसा संबंधी साहित्य के आधार पर ऐसे सांस्कृतिक अध्ययन, जिसमें न सिर्फ यह अध्ययन किया जाता है कि शेक्सपियर के समय की संस्कृति की क्या स्थिति थी, बल्कि आज की संस्कृति शेक्सपियर को कैसे देख रही है,
शेक्सपियर आज के पॉपुलर जो तमाम रूप है, सांस्कृतिक रूप, उनमें किस तरह से समाहित है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन उसमें शामिल था। और ऐसे कई तरह के सांस्कृतिक अध्ययनों की शुरुआत रेमंड विलियम्स के इसी तरह के अध्ययन से एक तरह से उसी पर आधारित थी। जब विलियम्स का जो सांस्कृतिक अध्ययन का यह मॉडल आया, तो विलियम्स ने इसे एक नया नाम दिया, जो नाम था सांस्कृतिक भौतिकवाद। दरअसल विलियम्स अपने इस अध्ययन को मार्क्सवाद के उस वल्गर बेसिक रेमंड विलियम्स सांस्कृतिक अध्ययन के लिए कोई फार्मूला नहीं तैयार कर रहे थे, वह एक जटिल प्रक्रिया की बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी नज़र में संस्कृति स्वयं एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का अध्ययन, इस गतिशील प्रक्रिया का अध्ययन कैसे किया जा सकता है, इसकी बात वह कर रहे थे। इसकी गतिकी में इसके जो संस्कृति के रूप है, वो पाठ के सहारे ही उभर कर आ सकते हैं। इसीलिए वह पाठ के गहन विश्लेषण पर बहुत जोर देते हैं। उन्होंने संस्कृति के रूपों के अध्ययन के लिए साहित्य को कभी पीछे नहीं छोड़ा है। यानी समाज के अध्ययन उन्होंने साहित्य के तौर पर नहीं, समाज के अध्ययन के लिए साहित्य को उदाहरण नहीं बनाया है, बल्कि साहित्य के अध्ययन की एक ऐसी प्रविधि तैयार की है जिसमें समाज और साहित्य का अलग अलग विभाजन नहीं है। साहित्य समाज की आपसी अंतःक्रिया के रूप में देखा जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने इस पूरे अध्ययन को नाम दिया सांस्कृतिक भौतिकवाद।